देखिए, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, आर्द्रता बढ़ रही है। यानी कि 80% आर्द्रता के बीच में 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान इस समय हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम्स को बीच बीच में रेस्ट दिया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि लगातार रात से काम कर रही हैं अलग अलग टुकड़ियां। इस समय सेना को तैनात कर दिया गया है, सेना उतारी गई है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में। सेना के आपको यहाँ पर जवान दिख रहे हैं जो इस समय बोगी के अंदर जाकर हर एक बोगी को चेक कर रहे हैं, जिससे जल्दी हो सके ये रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए, सारी टीम्स को बुलाने का सबसे बड़ा मंसूबा ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इन ट्रेन को हटाया जा सके। मैं जहाँ खड़ी हूँ, यहाँ 2 ट्रैक्स के बीच का रास्ता है। ये ट्रैक हुआ करता था कल तक, अभी ट्रैक नहीं है। ट्रैक के ऊपर से ट्रेन के चारों तरफ, यानी ट्रैक के चारों तरफ इस समय ट्रेन है। आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से ट्रेन गिरी है जाकर, एक बोगी उधर, एक बोगी इधर और तीसरी बोगी इधर, 3 दिशाओं में 3 बोगियां गिरी हैं और चौथी का तो ठिकाना ही नहीं है क्योंकि वो आगे जाके कहीं और छटक के गिरी है। चारों ओर इस समय सिर्फ और सिर्फ मलबा है ट्रेन का। और यहाँ पर इन पटरियों का, जिनको यहाँ पर पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैं आपको सामान दिखाती हूँ, किस तरह से लोगों का सामान यहाँ पर रह गया है। उठाने के लिए भी समय नहीं मिला होगा लोगों को, यहाँ से अपना सामान छोड़कर जो भागे होंगे, अपनी जान बचाकर भागे होंगे, और कई तो जा भी नहीं पाए हैं क्योंकि अभी उनके शव निकाले जा रहे हैं। रात भर में ये चेक हो गया है कि किसी भी बोगी से किसी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अभी इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई अंदर से जिंदा नहीं निकलेगा। करिश्मा होता ही है और ये सब जानते हैं कि कभी कभी मौत को हरा के जिंदगी जीत जाती है। ये वजह है कि बार बार हर बोगी में एनडीआरएफ की टुकड़ियां जा रही हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुश्किल क्यों है, क्योंकि बोगी सब टेढ़ी है। इसमें चढ़ के जाना और ऊपर नीचे चारों तरफ चेक करना। कई जगह तो बोगी में छेद हो गए हैं और नीचे से बॉडी निकल गई है। कहीं पर ऊपर की सीलिंग, मतलब ऊपर का जो कवर है वो हट गया है। ये एक और शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस है और ये दूसरी बोगी है। ये ट्रेन एक बोगी की है, ये 3 बोगियां एक ट्रेन की हैं, लेकिन जो पटरी पर चलनी थी वो अब पटरी से कहीं दूर ऐसे छिटकी पड़ी हुई हैं। आपको दूर से ताश के टुकड़े लगेंगे, जो हम ड्रोन के एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे ये ट्रेन हवा से जब आप देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे किसी ने यहाँ पर सब सामान सजा के रख दिया है। लेकिन यहाँ तो पूरी सजावट ही बिगड़ गई है, एक सामान्य जिंदगी ही पटरी से उतर गई है। और एक नहीं, इस समय 228 मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या और बढ़ती चली जाएगी क्योंकि जो घायल हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी अभी भी जिनका इलाज चल रहा है अस्पतालों में। 7 से ज्यादा अस्पताल पूरी तरह भर चुके हैं, जहां लोगों का इलाज चल रहा है, जहां लोगों को दवाई दी जा रही है, जहां उनके परिजनों को बुलाया जा रहा है। कई परिजन तो पहुंच भी नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रेन बंद हैं। बालासर, वहां एक रूट ट्रेन है, अगर कोई हावड़ा से आएगा तो खड़गपुर के आगे ट्रेन नहीं है, और खड़गपुर तक भी ट्रेन नहीं चल रही है क्योंकि इस समय ट्रेन अगर आती है तो ट्रेन को जाने के लिए भी रास्ते चाहिए होंगे। देखिए, एक दर्दनाक तस्वीर मैं दर्शकों को यहाँ इसलिए दिखा रही हूँ कि उनको ये अंदाजा रहे कि कैसे शव के निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। हमने 2-4 यहाँ अधिकारियों से बात की, उन्होंने अपना पसीजता हुआ दिल ये बताते हुए बयां कर दिया कि मैडम, हम आपको क्या बताएं, हम जितनी बार अंदर जा रहे हैं शव लेकर आ रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जाएं तो कोई न आए, लेकिन हर बार, यानी कि सुबह से अगर उन्होंने अंदर जाने की 100 बार कोशिश की होगी तो उसमें 50 से ज्यादा बार शव लेकर आए हैं। लगातार ये हृदय विदारक तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। बंगाल में कुछ ही किलोमीटर दूर ज्ञानेश्वरी हादसा हुआ था कुछ वर्षों पहले, यानी 2011 में हुआ था, लेकिन उसमें 153 लोगों की मौत हुई थी। अब आपको दूसरी बात बताती हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी इस समय क्या है। ये आप जो यहाँ पर जेसीबी की मशीन्स देख रहे हैं, उनको लाया गया है इसलिए कि इन मशीन से इन बोगी को उठा के ट्रैक से हटा दिया जाएगा और उसके बाद इन ट्रैक्स को सबसे पहले जो चल सकते हैं ट्रैक्स, उनका इस्तेमाल किया जाएगा एक साइड आने और जाने के लिए। दूसरी बड़ी चुनौती, सिर्फ ट्रेन नहीं, यहाँ पर पटरी नहीं उखड़ी है, पटरी के साथ पत्थर रखे हुए, वायर रखे हुए।
ये देखिए, ये लोहे के सरिये होते हैं, ये इनका निकल जाना आसान नहीं है और इनका निकल जाना कोई मजाक नहीं है। ये सामान रखा हुआ है, किसी की चप्पल रखी हुई है, किसी का बैग रखा हुआ है, कई सारे फोन पड़े हुए हैं यहाँ पर जो लोगों के छूट गए हैं, टूटे हुए यहाँ पर। और वो उनके परिजन जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो कैसे हैं, अभी अस्पतालों में है वो। ये कपड़े, ये देखिए किसी के खाने का डब्बा है, खाने का डब्बा, थर्मस। भारत एक बहुत ही मिडिल क्लास, जो हम सब ने कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया है, खाने के डब्बे लेके, पानी की बोतल लेकर और ऐसे सब सामान लेकर, ये सोच कर कि हम यहाँ से चले हैं तो वहां पहुंचेंगे जरूर। कोई घूमने जा रहा है, कोई इलाज कराने जा रहा है। इस ट्रेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व हासिल है क्योंकि इस ट्रेन पर बांग्लादेश के बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं जो इलाज कराने जाते हैं, वेल्लोर, चेन्नई या फिर कर्नाटका में भी। और कई तो कर्नाटका से कोलकाता वापस भी आते हैं क्योंकि वहां से डायरेक्ट फ्लाइट है ढाका की। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भी साफ कहा है कि इस पर नजर रखी जा रही है। कोई भी यात्रियों के लिए हॉटलाइन के साथ हेल्पलाइन भी जारी की गई है। रेलवे ने बार बार कोशिश की है, मुआवजा घोषित किया है, लेकिन मुआवजे की रकम से जिंदगी को वापस नहीं लाया जा सकता है। मैं आज आपको जो ऑपरेशंस और ये जो स्थिति दिखा रही हूँ, जरा कल्पना कीजिए, 10 फीट 20 फीट ऊपर हवा में ट्रेन टंगी हुई है। इस बोगी का वजन कितना होता है लिखा रहता है इन बोगियों पे, 80 टन 50 टन अपना अपना वजन। और इस वजन को इस तरह से हटा देना, जब स्पीड एक डायरेक्शन में होती है तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। और ये वेलोसिटी का ही नतीजा है कि ट्रेन जब लेटरल कोलिजन में जाती है, यानी कि एक के सामने एक आती है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कोलिजन्स हैं। मैं आपको अभी पूरी तरह समझाती हूँ कि यह हादसा हुआ कैसे। दरअसल पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस जरा सी डीरेल हुई और डीरेल होने के बाद मालगाड़ी में लग गई, जो आगे की बोगी हमने दिखाई। उसमें लगने के बाद जैसे ही ट्रेन डीरेल हुई, पीछे की कुछ बोगियां, आमतौर पर जब भी ट्रेन भिड़ती है तो ट्रेन से पीछे की बोगियां एक साथ नहीं उतर जाती हैं। वो पहले धक्का देती हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के अंदर धक्का देते हुए आगे जाती हैं। लेकिन पीछे की बोगी को ये समझ ही नहीं आता है कि आगे डीरेल हो गई है, जिसकी वजह से पीछे की बोगियां डीरेल हो जाती हैं, यानी कि पटरी से ही उतर जाती हैं पूरी तरह। वही हुआ है। पीछे की बोगियां जैसे ही उतरी हैं ट्रेन से, दूसरी साइड से एक और ट्रेन आ रही थी जो हावड़ा जा रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस इस तरफ, हावड़ा जाने वाली ट्रेन इस तरफ। दोनों में भिड़ंत हुई। 5 बोगियां कोरोमंडल की उतरी, उधर से आ रही यशवंतपुर हावड़ा सीधा भिड़ गई। अब आप ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट जो हमने देखा था उसमें माओवादियों का हाथ था, जिसमें फिश प्लेट खोल दी गई थी। यहाँ अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है। रेलवे ने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद पता लगेगा कि स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ इस समय स्थिति ये है कि फिश प्लेट ही नहीं है, पता ही नहीं लगेगा कि फिश प्लेट निकाली भी गई थी या नहीं। ये सिर्फ संभावनाएं हैं जिन पर बात हो रही है, जिनकी जांच हो रही है। ट्रेन जहां सबसे पहले लगी है, यानी कि सबसे पहले जाके इंजन जिसने धक्का दिया है मालगाड़ी को, वहां पर भी आपको तस्वीर, दोनों बोगी और इंजन एक साथ ऊपर चला गया है। यानी कितनी तेज उस इंजन ने धक्का दिया होगा कि इंजन हवा में है और बोगी नीचे। क्योंकि मालगाड़ी का वजन इतना होता है कि उसमें झटका लगने से भी उसको डीरेल होने में समय लगता है। पैसेंजर ट्रेन का वजन कम होता है, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा तेज चलती है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है, पैसेंजर ट्रेन में इंसान सफर कर रहे होते हैं। इसलिए जब क्षति होती है तो मालगाड़ी में तो सिर्फ सामान की क्षति होती है, और जब ट्रेन यानी कि कोई पैसेंजर ट्रेन यात्रियों के साथ सफर कर रही होती है तो यात्री की यानी कि जीवन की यानी कि जिंदगी की क्षति होती है। एक नहीं, दो नहीं, 200 से ज्यादा गिनती अभी लगातार जारी है। जितने लोगों की तबीयत खराब है वो भी मॉनिटरिंग में है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये है कि सबसे पहले कैसे इस इलाके को खाली किया जाए। पहले लोगों को हटाया जाता है क्योंकि गांव वाले सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने जिस तरह से ओवरनाइट काम करके अपनी ओड्राफ की टीम्स को लगाकर इतना काम यहाँ पर कर दिया है कि फिलहाल एनडीआरएफ और सेना को उतारकर उसमें और ज्यादा गति मिल गई है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस इलाके में कहीं बिजली नहीं है। बिजली खास तौर से इन इलाकों में काट दी जाती है। जो लोग काम करते हैं वो जनरेटर से काम करते हैं, क्योंकि अगर बिजली होगी तो करंट लग सकता है कहीं से भी, इसलिए इंटेंशनली बिजली को काट दिया जाता है। आसपास जितनी ट्रेन हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इन बोगी को क्रेन से उठाकर साइड कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें घंटों लगेंगे। हम आपको जैसे बता रहे हैं ये इतनी सीधी प्रक्रिया है नहीं, घंटों लग जाते हैं, क्योंकि पहले ये समझना होगा कि इस मशीन को उठाने के लिए, इस बोगी को उठाने के लिए
कितनी प्रेशर, कितने फोर्स की जरूरत होगी, उसके बाद उसे हटाया जाएगा। ये आसान नहीं होता है, इसके लिए स्टडी है, इसके लिए जो जांच यानी कि जो अधिकारी हैं जो इसके काम में कार्यरत रहते हैं वो इसे बखूबी जानते हैं। लेकिन अभी आज के लिए चुनौती दूसरी ओर है, राजनीति। रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लेना और उसके साथ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ आना और ये शॉकिंग इंसिडेंट के लिए कहना कि इस पर रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री ने इस पर चुप्पी साधी रही है। उन्होंने कहा है पहले जांच कमेटी की आयोग की बैठक होगी, उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो क्षति हुई है उनको उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार ने मुआवजा अनाउंस किया है। बंगाल सरकार के नुमाइंदे, बंगाल सरकार के नेता सब यहाँ मौजूद हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा सरकार यानी कि जहां यह हादसा हुआ है, नवीन पटनायक खुद ओवरनाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑड्राफ की टीम्स ने काम किया है, उड़ीसा फायर सर्विसेज ने काम किया है, उड़ीसा पुलिस ने काम किया है। यहाँ पर आईजी हिमांशु लाल रात भर रहे हैं, डीजी तक आए हैं और सारे अधिकारी यहाँ पर कार्यरत हैं। लेकिन अधिकारी ये भी जानते हैं कि जिंदगी वापस लाना अब असंभव है।